हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है महाभारत के लेखन और संवाद पर इतना विवाद क्यों हुआ है भारतीय समाज में। हिंदी भाषा कितनी सरल व सहज भाषा है, इसका अंदाज़ा लोगों को दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत देखने के दौरान हो रहा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन में लोगों के सामने बेहतरीन धारावाहिक प्रस्तुत करने के लिए दूरदर्शन के प्रयासों के चलते ही रामायण और महाभारत के अलावा कई पुराने और लोकप्रिय धारावाहिक फिर से प्रसारित कर दिए गए हैं, जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़े थे। इसी दौरान कई पुरानी कहानियां भी हमारे सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी प्रचारित की गई है महाभारत के संवाद मशहूर लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे हैं। पर इस सच्चाई में एक और सच्चाई जरा दब सी गई है कि रजा साहब को पंडित नरेंद्र शर्मा का भी साथ मिला था। कहानी इस तरह बताया जाता है कि आज के समय में कोई भी पंडित नरेंद्र शर्मा का नाम तक नहीं जानता है, जबकि धारावाहिक निर्माण के दौरान जब रजा साहब महाभारत के संवाद को लिख रहे थे तो पंडित नरेंद्र शर्मा उनकी काफ़ी मदद कर रहे थे और लेखन के अंत तक इसी तरह से मदद करते रहे। प्रचारित तो यह भी किया गया है कि रजा साहब ने भ्राताश्री और माताश्री जैसे शब्द गढ़े, लेकिन ऐसा प्रचारित करने वाले यह भूल गए कि महाभारत से पहले ही रामायण का प्रसारण हो चुका था और रामायण में मेघनाथ अपने पिता रावण को पिताश्री कहकर संबोधित करते थे। रामायण के संवाद तो रामानंद सागर जी ने लिखे, तो इसलिए इन शब्दों को, चाहे वो भ्राताश्री हो माताश्री हो, इसका श्रेय रामानंद सागर जी को मिलना चाहिए, ना कि रजा साहब को। महाभारत को लिखते समय बताया तो ये जाता है कि रजा साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा के मध्य लगातार विचार विमर्श होता रहता था, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, नया टॉपिक लिखना या कुछ भी उसमें सुधार करना हो, और दोनों ने एक दूसरे की मदद करते थे। रजा साहब जो भी लिखकर भेजते उसको शर्मा जी देखते थे और उनकी सहमति के बाद ही उसका प्रयोग होता था। पंडित शर्मा की पुत्री लावण्या शाह के अनुसार राही मासूम रजा ने कहा था कि महाभारत की भूल भुलैया भरी गलियों में मैं पंडित जी के अंगुली थामे आगे बढ़ता रहा और पूरे महाभारत को मैंने इस प्रकार उनकी मदद के साथ ही लिखा। दरअसल हिंदी फिल्मों से जुड़े एक खास वर्ग के लोग और मार्क्सवादी विचारधारा के अनुयायियों की यह पुरानी तिकड़म है, जिसके तहत वे फिल्मों की लोकप्रियता का श्रेय उन संवाद लेखकों को देते रहे जो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग करते रहे, चाहे वो कोई गीत हो चाहे कोई फिल्म हो, ऐसा जो भी संवाद लिखा जाता था और इसे ये लोग हिंदुस्तानी कहकर प्रचारित करते रहें। गीतों या संवादों में भी हिंदी शब्दों की बहुलकता को लेकर हमेशा उपहास किया जाता रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी हिंदी में संवाद लिखे गए हैं तो लोगों ने खूब पसंद किए हैं। इसी तरह जब भी शुद्ध हिंदी शब्दावली में गीत लिखे गए वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। पंडित शर्मा जी के द्वारा 1961 में फिल्म आई थी भाभी की चूड़ियाँ में लिखी एक गीत ज्योति कलश झलके बेहद लोकप्रिय हुआ था। आप इसे यूट्यूब पर खोज भी सकते हैं आज के समय में। ऐसे ही कई गीत हैं जहां हिंदी के शब्दों को लेकर रचना की गई और न तो गाने वाले और ना ही संगीत देने वाले को कोई दिक्कत आई है। ये सभी गीत कर्णप्रिय थे और लोकप्रिय भी, और आज यह गंभीर और गहन शोध की मांग करता है कि कैसे फिल्म जगत में हिंदी को हिंदी और उर्दू मिश्रित जुबान से विस्थापित करने की कोशिश हुई है और हिंदुस्तानी के नाम पर भाषा के साथ साथ खिलवाड़ किया गया है। इतना ही नहीं, अगर हम रामायण और महाभारत के संवादों पर ध्यान दें तो उसमें भी हिंदी अपनी ठाठ के साथ खिलखिलाती है। जब यह पहली बार दिखाया गया, अर्थात जैसे रामायण 1987 में ही इस तरह से प्रस्तुत किया गया था, उसको टेलीविज़न पे दिखाया गया था, तब भी और आज दोबारा जब ये लॉकडाउन शुरू किया गया है तब दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया तो दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय अर्थात 1990 के दशक के दौरान दर्शक कुछ अलग थे और आज अर्थात करीब 30 वर्ष बाद दर्शक बदल गए, लेकिन लोकप्रियता में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है और भाषा को लेकर किसी को कोई भी समस्या नहीं आ रही है, चाहे वो रामायण प्रसारित हो रहा है, महाभारत प्रसारित हो रहा है। अभी मैं आगे और ऐसे कार्यक्रम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, जबकि वह किसी भी धार्मिक से रिलेटेड नहीं है। ना सिर्फ रामायण या महाभारत, बल्कि अगर हम बात करें
कौन बनेगा करोड़पति या फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी की भाषा हिंदी ही थी। और ये सभी काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं समय समय पर, अर्थात जब भी इनको टेलीविज़न या टीवी पर प्रसारित किया गया है। इस तरह के धारावाहिक केवल लोकप्रिय नहीं हुए बल्कि इसी के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा का प्रसार भी किया और उन्हें मजबूती भी प्रदान की। धारावाहिक के माध्यम से लोगों का हिंदी के कई शब्दों से परिचय हुआ, जिससे उनका उपयोग बढ़ा और वह हमारे जीवन के एक साधारण शब्द की तरह बन गए। कौन बनेगा करोड़पति ने कई ऐसे हिंदी शब्द जीवित किए जो लगभग चलन से गायब हो गए थे, जैसे पंचकोटी पहले लोग यूज करते थे लेकिन अब बीच में गायब हो गया, लेकिन अब इसका एक तरह से शुरू हो गया कि कभी कभी सुनने को मिल जाएगा। आप सभी को याद होगा कि वर्ष 2012 में जब दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में एक शहर है, वहां पर आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मॉरीशस के तत्कालीन कला एवं संस्कृति मंत्री चुन्नी रामप्रकाश जी ने कहा था कि हिंदी के प्रचार प्रसार में बॉलीवुड की फिल्में और टीवी धारावाहिकों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी जो भी हिंदी शब्द है वो सिर्फ हिंदी फिल्मों और धारावाहिक देखने के कारण है और वे हिंदी बोल रहे थे, ना कि हिंदुस्तानी। वामपंथ के प्रभाव में हिंदी के साथ भी खिलवाड़ शुरू हुआ और भाषा को धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर बनाने की कोशिश शुरू हो गई। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हिंदी में उर्दू को मिलाने की कोशिश सुनियोजित तरीके से शुरू की गई। फिल्मों के प्रभाव को देखते हुए वहां भी कथित तौर पर हिंदुस्तानी को स्थापित करने की कोशिश शुरू हुई और इसके लिए पंडित नरेंद्र शर्मा को भी ध्यान में नहीं रखा गया और उसके बाद हिंदी उर्दू मिश्रित संवाद को प्रमुखता दी जाने लगी। अब तो यह नीति का एक हिस्सा सा बन गया है कि कोई भी फिल्म हो, कोई भी गीत हो, कोई भी भजन हो, कोई भी आता है उसमें एक तरह से हिंदी और उर्दू को मिलाकर ही लाया जाता है। जिसे प्रमुखता देनी हो उसको पक्ष को माहौल बनाओ और जिसे गिराना हो उसके विपक्ष में माहौल बनाओ। ये आज भारत में ऐसा हो रहा है। इसके तहत ही हिंदी को कठिन बताकर उर्दू मिश्रित हिंदी बेहतर बताकर स्थापित किया गया। इस आधारभूत नियम का पालन बॉलीवुड में भी हुआ, लेकिन न तो रामायण की भाषा को मिश्रित किया और न ही महाभारत की भाषा को मिश्रित किया गया और परिणाम आज आपके सामने है। लोकप्रियता कहां पर पहुंच गया है किसी से छिपा नहीं है, वरना आज के समय में एक फिल्म को देखने के बाद करीब 90% लोग दोबारा उस फिल्म को नहीं देखते हैं, बल्कि रामायण और महाभारत को देखने वाले कई लोगों के लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कई लोग 100 बार उसको देख चुके हैं, कई लोग 150 बार, ऐसे कई लोगों के सामने आ रहा है। क्योंकि ये जो डाटा है यहाँ पर आपके सामने है, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये फेमस, कितना ये इस तरह से प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पे ये व्यूअर हैं जो आपके रामायण और महाभारत दोनों दिखाया गया है। ये इस साल का जो अभी लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया है उसका ये इतना अधिक रिव्यू देखने को मिल रहा है। भाषा को दूषित करने के इस खेल में वामपंथियों ने भले ही उर्दू को अपना हथियार बनाया हो, लेकिन वे न तो उर्दू के हितैषी हैं और ना ही मुसलमानों के। अगर राही मासूम रजा जी की इतनी ही कद्र या फिक्र होती तो उनको हिंदी में बेहतरीन कृतियां लिखने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता। साहित्य अकादमी में तो 1975 के बाद से ही वामपंथियों का बोलबाला रहा। सिर्फ राही मासूम रजा ही क्यों, किसी भी मुसलमान लेखक को इन वामपंथियों ने हिंदी में लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया है। दरअसल ये अपनी विचारधारा को मजबूत बनाने और अपने अपने राजनीतिक आकाओं के हितों की रक्षा के लिए भाषा, धर्म, समाज सबका उपयोग करते रहे हैं। साहित्य और संस्कृति को इस विचारधारा वालों ने राजनीति का औजार बनाकर इन विधाओं का इतना नुकसान किया जिसकी भरपाई निकट भविष्य में तो संभव नहीं है। जरूरत तो इस बात की है कि भाषाई अस्मिता के साथ साथ खिलवाड़ ना किया जाए और भाषा के साथ छेड़छाड़ भी ना किया जाए। बॉलीवुड में विचारधारा के नाम पर समय समय पर बहुत ही खतरनाक खेल खेला गया है। अब भी कई लोग ये खेल खेलना चाहते हैं और खेल भी रहे हैं, लेकिन अब बेहद चालाकी से ऐसा करते हैं ताकि वे पकड़ में ना आ सकें। लेकिन वामपंथी यह भूल जाते हैं कि जनता सब जानती है। महाभारत के लेखन के लिए राही मासूम रजा को भी श्रेय मिले और बराबरी से पंडित नरेंद्र शर्मा को भी, क्योंकि अर्धसत्र का दौर समाप्त होने वाला है। क्योंकि सच्चाई कई दिनों तक आप छिपा नहीं सकते, वह एक ना एक दिन सभी को
पता चल ही जाता है। इसी के ऊपर 2 सवाल है, इन्हीं 2 सवालों पे आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। जैसे पहला सवाल है कि यदि भाषा कोई बुरी है तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत होती है, ना कि छेड़छाड़ की। इस पर आपकी क्या राय है, ये आप बताना होगा। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि कोई भी भाषा खराब नहीं होती है, चाहे उसे बोलने वाले कम हो या ज़्यादा, लेकिन अगर उसका गलत उच्चारण किया गया तो वह ज़रूर एक दिन खराब हो जाती है। इन सभी पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार विमर्श, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।